जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरवीएल में। मैं संजीव। साथियों, इस उत्तर प्रदेश पुलिस की जो प्रीवियस ईयर श्रृंखला है साथियों, इसमें एक और नए टॉपिक के साथ साथियों आपके सम्मुख आया हूँ साथियों। तो कह सकता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। साथियों, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यूपी पुलिस में चाहे एसआई हो, कांस्टेबल हो, रेडियो ऑपरेटर है या एएसआई है, जिनमें पिछले एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जो इस इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कह सकते हैं साथियों कि ये जो क्लास है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। जिसके साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे ये सिलेबस दिया है साथियों, जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है, तो कैसे ये हमारा टॉपिक उसमें दिया है, इसलिए हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं और इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो साथियों, जैसे जिन साथियों का हमारा कह सकते हैं साथियों का जैसे रीजनिंग का पोर्शन, ये कथन, तर्क और निष्कर्ष, कार्रवाइयाँ, कथन उदाहरण वाला कमज़ोर पोर्शन हो, तो वो हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं ज्ञान आरवीएल चैनल पे। और कह सकते हैं कि ये स्टैटिक जीके है या पूरा जीए के जीएस का पोर्शन पड़ा हुआ है साथियों। और जैसे ये भी है, रेडियो ऑपरेटर के लिए बनाया था साथियों, पूरा टॉपिक वाइज दिया गया है। तथा यूपीएसआई का साथियों हर शिफ्ट का पूरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। और जैसे हिंदी, संपूर्ण हिंदी पूरी है साथियों, जिससे को देखकर साथियों आप बहुत ही अपनी एग्ज़ाम में चार चांद लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो पड़ी हुई हैं, जो भी साथी देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये तो हमारी प्लेलिस्ट हो गई साथियों। जैसे जो भी साथी जिनका स्ट्रेटेजी जीके का पोर्शन बहुत कमज़ोर है, जीएस में साथियों कह सकते हैं आपको बहुत ही अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो हमारे साथी कैसे कम से कम 15 क्वेश्चन साथियों, 15 से 18 क्वेश्चन हमारी इस स्ट्रेटेजी जीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। तो कह सकते हैं ये बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी आपके एग्जाम में साथियों। जैसे कि अभी हेड ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, तो उसमें साथियों 17 से 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमारी इस पीडीएफ से साथियों। तो जो साथी कह सकते हैं इसको लेना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्ञान आरवीएल ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा साथियों। ज्ञान आरवीएल नाम से आपको वो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको कह सकते हैं परचेज़ कर सकते हैं, या हमारे इस नंबर से आप साथियों व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, हमारे और भी कुछ बैच हैं, जैसे ये हमारे ऐप पर चलता है, जैसे ज्ञान आरवीएल ऐप है साथियों, उसमें ये सब दिया है, जैसे साइंस का भी हो गया। और सफलता 2.0 जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच है साथियों, जिसकी अभी भर्ती आई हुई थी, जैसे 5,512 पदों पर वैकेंसी, बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट तैयार किया, डेवलप किया गया है हमारी सिलेक्टेड टीम के द्वारा, जिसमें मैं और हमारे संदीप सर, दो लोग खुद जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं साथियों। और कह सकते हैं कि जैसे यूपी स्पेशल की जो ई बुक है साथियों, बहुत अच्छी, बहुत ही मेहनत की गई है साथियों, इसको आप देख सकते हैं। और ये हमारा जैसे बैच था, ये भी तो पूरा हो गया साथियों। ठीक है, तो हम साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज हमारे जो ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं साथियों, आज हम आपको 40 क्वेश्चन कराएंगे साथियों। कितने? 40। जैसे जबकि इसमें कुल जो क्वेश्चन है साथियों, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो 124 क्वेश्चन दिए गए इकोनॉमी के। तो इसको हम 3 क्लास में आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि ये सब दिए गए हैं। तो हाँ, और हम पढ़ाएंगे कितने आपको? आज 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको दिया गया है। जैसे ये देखो क्वेश्चन है साथियों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है साथियों, जैसे ये देखो 124 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन जब मैंने आपको ये सब दिखा दी। जैसे ये देखो कि 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। तो ये सब है। ठीक है, तो हम आज क्लास को पहला क्वेश्चन जो हमारा ये रहेगा। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये है कि भारत में या भारतीय बैंकिंग में आरटीजीएस और आईएफएससी का पूरा रूप क्या है। सीधा सीधा मतलब ये है, इनकी फुल फॉर्म पूछी गई है, किसकी आरटीजीएस की और आईएफएससी की। ठीक है, तो साथियों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो कहाँ पे लिखा है? रियल
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और रियल टाइम कह सकते टाइम गाइडेड लिखा, तो ये तो बिल्कुल गलत। तो ये हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तथा इसका आईएफएससी का इंडियन फाइनेंशियल, ठीक है, सिस्टम कोड कहते हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आपने देखा होगा, आईएफएससी कोड मांगते हैं, है ना। तो ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बोलते हैं और इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। ये 2018 में यूपीएसआई/एएसआई में पूछा गया था साथियों, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस भी रहते हैं, ये क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं। देखो आरटीजीएस का पूर्ण रूप आपको बताया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जबकि इसके तहत किसी बैंक से किसी अन्य खाते में ज़्यादा मात्रा में पैसे का लेन देन किया जाता है। तो सीधा सा मतलब किसके तहत होता है, तो आरटीजीएस के माध्यम से बैंक से किसी अन्य खाते में ज़्यादा मात्रा में पैसे का लेन देन किया जाता है। जबकि आईएफएससी का पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। आईएफएससी कोड किसी भी बैंक के क्षेत्र का एक निर्धारित कोड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बैंक के क्षेत्र का निर्धारित कोड है। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है इन्होंने, हाँ, कि भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में किसका गठन किया गया था। तो ये पूछा जाता है कि विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में, तो ऑप्शन है कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर राज्य परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो साथियों 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, हाँ, कि भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भारत सरकार के एक कार्यपालिकीय संकल्प द्वारा की गई थी। 1946 में केसी न्योगी की अध्यक्षता में गठित परामर्शदात्री नियोजन मंडल का नाम बदलकर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद कर दिया गया। कब, 1952। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह योजना आयोग, ठीक है, की तरह सलाहकारी संस्था है। अब नीति आयोग देखो लिखा है, मतलब योजना आयोग क्या, अब नीति आयोग है, मतलब तो कह सकते हैं उसी की तरह एक सलाहकारी संस्था है। यह ना ही संवैधानिक है और ना ही एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, ना ही संवैधानिक है और ना ही सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें निम्नलिखित लोग सम्मिलित होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद में, ठीक है, जैसे हाँ, योजना आयोग, अब नीति आयोग के सभी सदस्य, तो नीति आयोग के सभी सदस्य हो जाएंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी सीएम हैं, ठीक है, और सभी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक ऑब्लिक मुख्यमंत्री तथा समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री। तो केंद्र सरकार के जितने कैबिनेट मंत्री वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएसआई 2017 का है साथियों। कार्यशील जो पूंजी है अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे ... नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा गया, क्या पूछा, कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे तो कह सकते हैं, ऑप्शन है वर्तमान पूंजी, ठीक है, वर्तमान पूंजी, श्रम पूंजी, प्राथमिक पूंजी और बाजार पूंजी। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कह सकते हैं, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान पूंजी। फिर पढ़ लेंगे एक बार कि कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता की मापदंड है। इसे क्या कहते हैं, इसे वर्तमान पूंजी कहते हैं। तो इसका जैसे डेफिनेशन ये दी गई है, कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी की मात्रा से है जिसका निवेश चालू संपत्तियों, जैसे ये दिया गया है, प्राप्ति विपत्र, है ना, विविध देनदार, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल में किया जाता है। यह पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे वर्तमान पूंजी भी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी अल्पावधि वित्त प्रदान करने वाले स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक उधार, ग्राहकों से अग्रिम आदि। तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आय की असमानता, तो आय की असमानता ऑब्लिक समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो साथियों ये हो जाएगा गिनी गुणांक, आय की उपयोगिता समानता को मापने के लिए। तो ऑप्शन है जैसे, हाँ, जैसे कहेंगे किसी भी देश के समाज में व्याप्त आय और संपत्ति के असमान वितरण की माप
सांख्यिकी आधार पर करना गिनी गुणांक कहलाता है। गिनी गुणांक का विकास इटली के जो सांख्यिकी विद इटली के वह समाजशास्त्री, उनका नाम है कोर्डो गिनी, ने 1912 में किया था। तो इटली के सांख्यिकी विद एवं समाजशास्त्री जिनका नाम कोराडो गिनी, इन्होंने 1912 में इस गिनी गुणांक का कह सकते हैं विकास किया था। उल्लेखनीय है कि गिनी गुणांक का मान जितना ज़्यादा होता है समाज में विषमता उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत ये बताया गया है कि गुणांक का मान जितना कम होगा उतनी ही समाज में अधिक विषमता कम होगी या आर्थिक विषमता कम होगी। ठीक है। अगला है कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक व्यक्तिगत करदाता के लिए आयकर शून्य है अगर उसकी कुल आय ... से अधिक नहीं है। ठीक है। तो ये तो 17-18 के लिए था साथियों वित्तीय वर्ष, तो उस समय कह सकते हैं 2.5 लाख रुपए हुआ करता था, लेकिन अब कह सकते हैं वर्तमान में ये जो है ये 3 लाख कर दिया गया। कितना? ठीक है। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो साथियों वो जो क्वेश्चन था वो आपका बजट से संबंधित था। साथियों बजट के को भी पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है। NEFT ये पूछा गया है, कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो कौन कौन सही है? नेफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो बैचेज में ट्रांजैक्शन का निपटारा करने वाले डिफर्ड नेट सेटलमेंट के आधार पर काम करता है। या RTGS ट्रांजैक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस घंटों के दौरान लगातार चलती रहती है। या RTS सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है। भारत की सभी बैंक की शाखाएं RTGS सक्षम हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा सही है। तो साथियों कह सकते हैं जैसे भारत की सभी बैंक की शाखा RTGS सक्षम है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। बाद बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है। तो नेफ्ट क्या है? एक कह सकते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहते हैं इसको। ठीक है। ट्रांजेक्शन का निपटारा करने वाले डिफर्ड नेट सेटलमेंट के आधार पर काम करता है तथा ये सब ऑप्शन सही है 3। तो कह सकते हैं नेफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो बैचेज ट्रांजैक्शन का निपटारा करने वाले डिफर्ड नेट सेटलमेंट के आधार पर काम करता है। RTGS ट्रांजैक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस 24 घंटों के दौरान लगातार चलती रहती है एवं RTGS सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है। ठीक है। अगला है भारत में FDI के माध्यम से या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से किसी निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किस में है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका नागरिक उड्डयन। क्या हो जाएगा? नागरिक उड्डयन। जैसे यहाँ पे दिया है किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता। सीधा सीधा है कि किसी एक देश की कंपनी है जो दूसरे देश में निवेश करती है तो उसका जो निवेश है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अनुमति नहीं है। लॉटरी व्यापार, जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड का कारोबार, निधि कंपनी, सिगरेट, तंबाकू जैसे वस्तुओं के विनिर्माण में तथा परमाणु ऊर्जा, रेल परिचालन में नहीं है। जबकि नागरिक उड्डयन में स्वतः 49% FDI दिया गया है। कितना? प्रवासी भारतीयों को। तो नागरिक उड्डयन में। अगला क्वेश्चन है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है साथियों, ठीक है, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल बोलते हैं। ठीक है। तो मौद्रिक नीति समिति बोलते हैं कि पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो साथियों जैसे रिजर्व बैंक का गवर्नर या राष्ट्रपति या वित्त मंत्री या प्रधान, तो RBI का जो गवर्नर होता है वो मौद्रिक नीति समिति का कह सकते हैं पदेन अध्यक्ष होता है। कौन? तो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। तो देश की मौद्रिक नीति के लिए उचित ब्याज दरों और पॉलिसी रेट में परिवर्तन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा, तो कौन सा अधिनियम? 1934 की धारा RBI का, ठीक है, 45 ZB के अनुसार वर्ष 2016 में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति, कितनी? तो 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति, कितने सदस्य होते हैं? 6। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। सही है, कमेटी। तो इस समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह पर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मौद्रिक नीति समिति है इसकी बैठक कितने माह में होती है? तो 3 माह में। इसका मतलब 1 साल में 4 बार होनी है। ठीक है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष कौन? RBI के गवर्नर होते, यही पूछा गया था। ठीक है। उल्लेखनीय है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विभिन्न प्रकार की नीतियों जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF बैंक रेट
ठीक है, आदि आदि के संदर्भ में उचित निर्णय लेती है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, ये रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, ठीक है, बैंक रेट हुआ, इन सब का संदर्भ में उचित निर्णय लेती है। विदित हो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अब आरबीआई की बात आई तो साथियों, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 35 को, ठीक है, 5 करोड़ धनराशि लगाकर, कितनी? 5 करोड़ धनराशि लगाकर स्थापना की जाती है। लेकिन उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था साथियों, वो कोलकाता में था। कहाँ पर था? कोलकाता में, याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में साथियों कह सकते हैं कि हाँ, 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो जाता है। कब? 1937 में। अगला क्वेश्चन ये है कि किसकी सम्मति पर इसका गठन किया गया था? तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया जाता है। और कह सकते हैं कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, वो कह सकते हैं कि पहले भारतीय गवर्नर या पहले गवर्नर, तो दोनों में अंतर है। तो कह सकते हैं कि सर ओसबॉर्न स्मिथ है, ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के। जबकि पहले भारतीय गवर्नर की बात करूं तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। सीडी देशमुख, ये पहले भारतीय गवर्नर थे। जबकि पहले गवर्नर आरबीआई के तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, याद रखना है। अगला है कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, जिसे ओईसीडी के नाम से जानते हैं, के निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक निवेश का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो ये पूछा गया कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन जो है, इसने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। तो उसके अनुसार न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक निवेश का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 10%, 5%, 20% या 15%। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए 10% आवश्यक निवेश का न्यूनतम प्रतिशत है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, है ना। आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु किया गया था। इस संगठन द्वारा 36 देशों को सदस्यता प्रदान किया गया, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। अगला है कि भारत में माल और सेवा कर की दरों का फैसला कौन करता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। माल और सेवा करों की दरों का फैसला, माल से मतलब है जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कह सकते हैं कि ये फैसला कौन करता? ऑप्शन है केंद्र करती है, नीति आयोग करता है, या जीएसटी काउंसिल करती है। तो साथियों जीएसटी जो काउंसिल होती है, ठीक है, वो करती है, जिसका अनुच्छेद 279 में प्रावधान है। तो जीएसटी जो परिषद है साथियों, वो करती है किसका? कि दरों का फैसला। दरें वैसे 5 प्रकार की हैं मूल रूप से, ठीक है, जबकि वैसे 4 हैं। तो जैसे 4 मूल रूप से 4 हो गई, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। जीरो को भी काउंट कर लें तो 5% की है। फिर एग्जाम में जैसे ऑप्शन दिया जाए 4 या 5, दोनों नहीं मिलता है। तो 0, 5, 12, 18 और 28%, ठीक है, याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल आर। माल और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स है। यह 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लागू है। तो कब से? 1 जुलाई 2017 से। भारत में जीएसटी की दरों का फैसला जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद करती, वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा गया था, ठीक है। किसका फैसला? दरों का फैसला कौन करता? तो जीएसटी परिषद करती है। जीएसटी परिषद ने 4 तरह के कर, जैसे 5, 12, 18 और 28% निर्धारित किए हैं। जबकि कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जाता है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता पूछा जाता है। अभी यहाँ पर फैसला पूछ लिया गया था, ठीक है, दरों का, जबकि यहाँ अध्यक्षता पूछी जीएसटी परिषद की। तो जो भारत का वित्त मंत्री होगा साथियों, वो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है, ठीक है, याद रखना। और जीएसटी जो परिषद, उसमें 33 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? 33 सदस्य हैं जीएसटी काउंसिल में।
इसका उपबंध 101वें संविधान संशोधन द्वारा, तो कौन सा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसके द्वारा अनुच्छेद 279A में किया गया है। किसमें किया गया? 279A। तो जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन है? तो 101वां संविधान संशोधन है। अनुच्छेद कौन सा जीएसटी काउंसिल के लिए? तो 279A अनुच्छेद है। जीएसटी व्यवस्था में किसी भी बदलाव के लिए 75% वोट की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने? 75%। और कह सकते हैं केंद्र के पास 33% वोट तथा राज्यों के पास 66% कह सकते वोट होता है। अतः किसी भी परिवर्तन के लिए दोनों की सहमति अनिवार्य है। दोनों में से कोई भी अकेले बदलाव नहीं कर सकता। तो याद रखना, सबसे पहले जो जीएसटी है वो फ्रांस में लागू की गई। कहाँ की गई? फ्रांस में। याद रखना है। ठीक है, भारत 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला। कौन से नंबर का? 161 नंबर का देश है जीएसटी लागू करने वाला, याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस कह सकते हैं राज्य को नेवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा। तो साथियों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ये बजट से पूछा गया था। ठीक है, तो क्योंकि 15 तक पूछा गया तो 17 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य देखो, जमा राशियों की मात्रा में विस्तार बिल्कुल सही है। ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश सही है। शाखाओं और असीम विस्तार ये भी हो जाएगा, शाखाओं का असीम विस्तार। जबकि राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य कौन सा नहीं है? तो बैंकिंग कारोबार का जो संकेंद्रण है ये कह सकते हैं ये जो है ये राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य निम्नलिखित है: जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश तथा शाखाओं का असीम विस्तार। जबकि बैंकिंग कारोबार का संकीर्ण लक्ष्य नहीं है। 19 जुलाई 1969 को उन 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था जिनके पास 50 करोड़ रुपया या उससे अधिक की जमा राशि थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, आगे मिलेगा भी, कि 19 जुलाई 1969 को उन 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनके पास 50 करोड़ रुपया या उससे अधिक की जमा राशि थी। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब कोई संस्था सरकार के कब्जे में आ जाती तो उसे राष्ट्रीयकरण बोलते हैं, नेशनलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आरबीआई का 1/1/1949 को कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ये भी करंट से ही है साथियों, कि वित्तीय वर्ष 15-16 का कर निर्धारण वर्ष में से कौन सा है? ठीक है, तो उस समय का आंसर हो जाएगा 16-17। ठीक है, याद रखना, तो करंट में ये आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, हाँ, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा? जैसे कोई अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा? तो ऑप्शन है रोजगार और सांकेतिक आय में वृद्धि, उत्पादन और कीमतों में वृद्धि, सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि, रोजगार और उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि, याद रखना है। जैसे एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि होने के कारण सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि होगी। वस्तुओं की कमी होने से मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है। तो वस्तुओं की कमी होने से क्या होता है? मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है। वहीं रेपो दर में तेजी देखी जाती है। क्या देखा जाता है? तेजी देखी जाती है। अगला है, क्वेश्चन दिया गया है कि आय या लाभ पर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि अप्रत्यक्ष कर, कर भार, प्रत्यक्ष कर और कराघात। तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि आय या लाभ पर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किस रूप में जाना जाए? तो कर भार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आय लाभ पे ना लगा, उसके बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? कर भार कहते हैं। ठीक है, तो आय व कह सकते हैं लाभ पर कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को कर भार के रूप में जाना जाता है। अंतिम करदाता पर कर के बोझ के निर्धारण को कर भार कहा जाता है। अर्थात कर भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जो अंतिम रूप से उस कर को चुकाता है। इसे करापात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग में राज्यों के बीच करों के आवंटन के सूत्र में बनावरण को भी जोड़ दिया गया है। ये कौन से नाम से लोकप्रिय हैं? तो कह सकते हैं
कि इसका आंसर जैसे ऑप्शन दिया गया है, फिर का सील कवरेज सूत्र या हरित हस्तांतरण सूत्र, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हरित हस्तांतरण सूत्र। एक बार फिर पढ़ेंगे कि जो 14वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे, राज्यों के बीच करों के आवंटन के सूत्र में बनावरण को भी जोड़ दिया गया। ये कौन से नाम से लिखते तो हरित हस्तांतरण सूत्र याद रखना है। यानी जिस राज्य, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यानी जिस राज्य का वनीकरण ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा वित्त आवंटित किया जाएगा, इसका मतलब ये था। ये हरित हस्तांतरण सूत्र के नाम से लोकप्रिय है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे। 15वां वित्त आयोग एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जो 2020 से 25 के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। जबकि अभी हाल ही में साथियों 16वां वित्त आयोग भी गठित हो गया है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। ठीक है, नीति आयोग, तो याद रखना अरविंद पनगड़िया याद रखेंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य या महिलाओं की सुरक्षा या शिक्षा व कृषि। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो आयुष मिशन है साथियों, ये हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको आयुष मिशन के रूप में किया था। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन का शुभारंभ कह सकते हैं, यह मिशन स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे हो जाएगा? स्वास्थ्य से संबंधित। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित? स्वास्थ्य। ये करंट का क्वेश्चन है साथियों उस समय का। ठीक है, तो मोस्टली कह सकते हैं इकोनॉमी करंट पे रिलेटिव रहती है, कोई भी एग्जाम आता तो। ठीक है, वित्तीय वर्ष 15-16 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद या GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? तो ये पूछा गया है साथियों। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान पूछा गया है उस समय, तो उस समय 64% था। ठीक है साथियों, तो करंट का देख लेंगे आप, जैसे यहाँ पर दिया है कि सेवा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान भी रहता है 54.3%। ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र इतना हो जाएगा, कृषि क्षेत्र इतना हो जाएगा। ठीक है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उद्योग दूसरा हो जाएगा, तीसरा सर्विस सेक्टर हो जाएगा। इनमें कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? कौन सा कर जो है बचत निवेश नहीं है? जैसे इक्विटी शेयर में निवेश, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि और जीवन बीमा किस्त। तो इसमें जो इक्विटी शेयर में निवेश है, ये कह सकते हैं कौन, ये बचत निवेश नहीं होता। ठीक है, जबकि ये तीनों बचत निवेश होते हैं, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि और जीवन बीमा किस्त। तो जैसे यहाँ दिया इक्विटी शेयर में बचत निवेश नहीं है। इक्विटी शेयर को साधारण भाषा में ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी शेयर। इससे किसी कंपनी में अमुक अंश की हिस्सेदारी व्यक्त होती है। इक्विटी शेयर धारक कंपनी की लाभ हानि में शेयर की संख्या के अनुपात में व्यवसायिक धारक होता है। नेक्स्ट है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की ATM सेवाओं में 100% या 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? तो 100% FDI की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन है पीला लेवल ATM या भूरा या हरा या सफ़ेद। तो साथियों सफ़ेद लेवल जो ATM होता है उसमें 100% FDI की अनुमति होती है, याद रखना है। तो जैसे देख लेंगे किसे क्या कहते हैं कि सफ़ेद लेवल ATM गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ATM सेवाओं में 100% FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। इन्हें ATM की तरह ही सारी सहूलियतें होंगी, लेकिन इन पर किसी बैंक का लेबल नहीं लगता। ठीक है, इनमें 2 पक्ष शामिल होते हैं, एक पक्ष बैंक होता है और दूसरा पक्ष ATM का मुखिया होता है। सरकार वाइट लेबल ATM को लगाने की नीति को प्रोत्साहित कर रही है। यह ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाने की ओर एक कदम है। अगला है नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन है संस्थागत बंधक, प्रतिव्यक्ति आय, शहरीकरण या राजकोषीय प्रोत्साहन। तो पूछा गया नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल होता है? ठीक है, तो कह सकते हैं नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में राजकोषीय जो प्रोत्साहन है वो शामिल होता है। क्या होता है? राजकोषीय प्रोत्साहन। सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियम द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना। ठीक, किसके द्वारा? सरकार के राजस्व संग्रह, ठीक है, वह व्यय के समुचित नियम द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। राजकोषीय नीति में 2 नीति शामिल हैं,
कर स्तर और ढांचे में परिवर्तन तथा विभिन्न मदों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन शामिल होता है। अगला है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हो। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हो। ऑप्शन ये दिया गया है। तो लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण, यही कह सकते हैं ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण हो जाते हैं। ठीक, कौन कौन से, लघु उद्योग, कृषि और छोटे कारोबार आदि को जो ऋण दिए जाते हैं ये इसी में आते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फंड जिसे निधियां कहते हैं जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कर बचत या इंडेक्स फंड या बैलेंस्ड फंड्स या गिल्ट फंड। तो इसका आंसर गिल्ट फंड हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, गिल्ट फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल्ट फंड। क्या होता है, फंड या निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं, गिल्ट फंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है गिल्ट फंड वे म्यूचुअल फंड्स हैं जो सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। इन सरकारी प्रतिभूतियों में केंद्र सरकार की देनांकित प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं। गौरतलब है कि गिल्ट फंड में निवेश के बाद कि निवेशकों को किसी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जो सेबी है, सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार कब दिया गया था। तो साथियों अच्छा क्वेश्चन, वैसे इसकी स्थापना 1988 में होती है लेकिन अधिनियम इसका कब बना, ठीक है 1988 में स्थापना, अधिनियम इसका 1992 में बना था। तो कब, 30 जनवरी 1992। तो सेबी को क्या कहते हैं, तो साथियों सेबी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। मुख्यालय मुंबई में है साथियों, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। तो प्रतिभूतियों से संबंधित है सेबी। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सेबी भारत प्रतिभूति बाजार के लिए नियामक है। इसे 1988 में स्थापित किया गया था तथा 30 जनवरी 1992 को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त, या इसका अधिनियम कब आया था, एक्ट, तो इसका अधिनियम 1992 में 30 जनवरी को स्थापित दिया गया था। अगला है भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो कह सकते हैं जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी साथियों उसका उद्देश्य हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए जो शहरीकरण है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु जो थीम थी वो थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। तो क्या थी, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। यह 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई तथा इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो था तीव्रतम व समावेशी विकास। तो ये भी पूछ लिया जाए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो तीव्रतम व समावेशी विकास था। ये एग्जाम में पूछा भी गया है साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। इसमें ये पूछा गया है कि लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है उसे क्या कहा जाता है। तो कह सकते हैं लागत या वह लागत जो व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है उसे अवसर लागत, प्रत्यक्ष लागत, वास्तविक लागत या विफल लागत कहते हैं। तो हो जाएगा विफल लागत। क्या हो जाएगा, विफल लागत। तो लागत जो व्यवसायिक गतिविधियों को प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है उसे विफल लागत कहते हैं। किसी गतिविधि या वस्तुओं की अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ अगले पूर्व निश्चित विकल्प के बराबर होती है। हालांकि अवसर लागत का मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है, फिर भी यह किसी वस्तु की लागत को मापने का एक तरीका है, ठीक है। प्रत्यक्ष लागत ऐसी लागतें होती हैं, तो प्रत्यक्ष लागत के बारे में याद रखना, कैसी लागतें होती हैं जो किसी विशेष प्रक्रिया या उत्पाद से संबंधित होती हैं। तो प्रत्यक्ष लागत क्या है, ऐसी लागत है जो किसी विशेष प्रक्रिया या उत्पाद से संबंधित होती है। ये गतिविधि या उत्पाद में परिवर्तन के साथ भिन्न हो सकते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे देश में
हमारे देश में ग्रामीण विकास डॉट 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 के साथ शुरू हुआ था। तो सेवा दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास पूछ रहा है, लघु किसान विकास एजेंसी के रूप में, या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में, या सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है। तो देशवासियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न रोजगार परक, कल्याणकारी एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1952। 52 याद रखना है साथियों, कई बार एग्जाम में आया, मिलान करने को आ जाता है। ठीक है। ग्रामीण विकास के लिए किया गया यह पहला प्रयास था। अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों जो 14वां वित्त आयोग इसके अध्यक्ष थे वाई.बी. रेड्डी। ठीक है, याद रखें। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। ठीक है, ये 13वें वित्त आयोग के थे विजय केलकर, 14वें के वाई.बी. रेड्डी। ठीक है, याद रखना। और 15वें के एन.के. सिंह। जो 15वां है इसके थे एन.के. सिंह, नंदकिशोर सिंह, एन.के. सिंह। ठीक है, ये 15वें के थे। और कह सकते हैं जो वर्तमान में 16वां बना है इसके हैं अरविंद पनगड़िया। कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अरविंद पनगड़िया, याद रखें, ये नीति आयोग से भी संबंधित रहे हैं। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। और जो केंद्रीय वित्त आयोग है इसकी स्थापना राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर साथियों अनुच्छेद 280 के तहत करता है। कौन करता है, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर, कितने, 5 वर्ष में। याद रखना है, केंद्रीय वित्त आयोग की हम बात कर रहे थे। ठीक है। अगला है तो संविधान के अनुच्छेद 280। ठीक है साथियों, किसमें, 280 में स्थापना की व्यवस्था है। इसका गठन 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। 14वें वित्त आयोग का गठन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है ना वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में वर्ष 15 से 20 तक के लिए किया गया था। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग, उस समय का क्वेश्चन है, 20 से 25 तक की अवधि के लिए पूर्व आयोग योजना आयोग के सदस्य रह चुके एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। जबकि अब हम बात करें कि वर्तमान में तो 16वां चल रहा है साथियों, अभी हाल ही में गठित हुआ था 2025 से 30 के लिए। ठीक है। और वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के वर्तमान वित्तीय स्थिति, वित्तीय घाटा, ऋण का स्तर, नकदी संतुलन और राजकोषीय अनुशासन की समीक्षा करेगा। ये तो इसका कार्य हो गया। पूछा जाता क्या काम है वित्त आयोग का, तो केंद्र और राज्यों के वर्तमान कह सकते हैं वित्तीय स्थिति, वित्तीय घाटा, ऋण का स्तर, नकदी संतुलन, राजकोषीय अनुशासन की समीक्षा करता है। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 24 सप्ताह। कितना कर दिया गया था, तो 24 सप्ताह कर दिया गया था। तो साथियों हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 26 साथियों, 24 ना होके 26, 26 सप्ताह हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो अब याद रखना है साथियों कि संशोधित विधेयक में पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई। कितने सप्ताह साथियों कर दी गई है, तो 26 सप्ताह। 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश केवल 12 हफ्ते का होगा। तो मतलब जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं तो 12 हफ्ते का होगा। इसमें कुछ नए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इनमें ऐसी महिलाओं को जिन्होंने 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को कानूनन गोद लिया है, ठीक है, 12 हफ्ते का अवकाश दिया जाएगा। सरोगेसी के जरिए संतान का सुख पाने वाली महिलाओं को भी इतने ही हफ्ते का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था। तो किसके, कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो ऑप्शन है स्वच्छ धन अभियान, हरित धन अभियान, ठीक, ऑपरेशन ग्रीन मनी कह रहे हैं, काला धन अभियान, विदेशी लघु अवधि धन अभियान। तो आंसर हो जाएगा स्वच्छ धन अभियान। 31 जनवरी 2017 को आयकर विभाग ने कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद स्वच्छ धन अभियान की शुरुआत की थी, याद रखना है। ठीक है, तो ये सब है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ बोलते हैं, स्पेस
इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित है। तो कौन सा एसईजेड से संबंधित है, ये पूछा गया निम्न में से। मुक्त घरेलू प्रमाण या प्रचालन के लिए माल का आयात, एसईजेड इकाइयों का रखरखाव और विकास। ठीक। दूसरा है केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए निकासी की एकल खिड़की। कस्टम अधिकारी आयात और निर्यात के लिए माल की नियमित जांच के लिए नहीं जाते हैं, है ना। या एक और दो दोनों, या उपयुक्त सभी। ठीक है ना। या क्या था, दो तीन, दूसरा तीसरा, या केवल एक। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो। तो कौन कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा इसका साथियों सही हो जाएगा। ठीक है। एसईजेड के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो एसईजेड के अंदर आएगा ये वाला, मुक्त घरेलू प्रमाण या प्रचालन के लिए माल का आयात तथा केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए निकासी की एकल खिड़की। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में कौन सा किसी इकाई द्वारा दावा किए गए डेटा के गुण न्यास की सत्यता की पुष्टि करता है। ठीक है। तो डेटा के गुण न्यास की सत्यता की पुष्टि कौन करता है, प्रमाणीकरण, जांच आयोग, लेखा परीक्षा या अभिगम नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखा परीक्षा। ठीक है, याद रखना है। लेखा परीक्षा द्वारा दावा किए गए दावा डेटा के गुण न्यास की सत्यता की पुष्टि का कार्य है लेखा परीक्षा, अंकेक्षण या ऑडिट का सबसे व्यापक अर्थ किसी व्यक्ति, संख्या तंत्र, प्रक्रिया, परियोजना या उत्पादन का मूल्यांकन करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जालसाजी विरोधी व्यापार जो है समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिष्ट किया गया था। तो जैसे अमेरिका हो, यूएसए, जापान, रूस, जर्मनी। तो इसका आंसर जालसाजी का विरोध हो जाएगा जापान के द्वारा। ठीक है। जालसाजी विरोधी व्यापार समझौता या इसे एक्टा बोलते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करने वाला एक बहुराष्ट्रीय संधि है। इस समझौते का उद्देश्य इंटरनेट पर नकली वस्तुओं, जेनेरिक दवाओं और कॉपीराइट उल्लंघन को लक्षित करना तथा एक नया शासी निकाय स्थापित करना है। 2011 में इस समझौते पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, कौन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मोरक्को जिसकी राजधानी रबात है, इब्न बतूता यहीं का रहने वाला था जिसने रेहला नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है। न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। कब, 2011 में। 2012 में मैक्सिको व यूरोपीय संघ ने भी हस्ताक्षर किया, जबकि जापान द्वारा इस समझौते को पहली बार आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई थी। ठीक है, इसलिए उस समय करंट क्वेश्चन रहा था। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी खर्च के स्रोत कौन कौन से हैं। तो घाटे की वित्त व्यवस्था और कर में बढ़ोतरी, ऋण का विस्तार, ब्याज दर में बढ़ोतरी या राजनीतिक माहौल में परिवर्तन। तो सरकारी खर्च के स्रोत पूछे गए हैं, तो हो जाएगा ऋण का विस्तार। सरकारी खर्च या व्यय के स्रोत, ऋण का विस्तार, ब्याज का भुगतान, सब्सिडी, केंद्रीकृत योजनाओं पर व्यय, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा एवं अन्य खर्चे। ये सब क्या हैं, ये कह सकते हैं कि सरकारी खर्च होते हैं। जैसे सरकार की आय के स्रोत क्या क्या हैं, तो निगम कर है, आयकर है, संघ उत्पाद शुल्क है, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोलते हैं, और सीमा शुल्क है, ऋण, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, सेवा कर है। तो ये सर्विस टैक्स इसी से लिया जाता है। ऐसे ही पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है। ठीक है, तो इनमें 3 इसके दे दिए जाएंगे और चौथा एक कोई राज्य का दे देते हैं। तो निगम कर, आयकर, संघ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क है ना, ये सब क्या है, इसमें सरकारी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है। तो ये पूछा कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है, तो गृह ऋण, मूलधन चुकौती या सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ बोलते हैं, है ना, और जीवन बीमा प्रीमियम या सावधि जमा। तो एक बचत निवेश नहीं है, ये पूछा गया है। तो जो एफडी है ये बचत जमा नहीं होता है, ठीक है, सावधि जमा। बाद बाकी ये तीनों बचत जमा होते हैं, बचत निवेश होता है। ठीक है, तो भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C, ठीक है, के तहत ऋण, गृह ऋण, ठीक है, पीपीएफ मतलब सार्वजनिक भविष्य निधि बोलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना,
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, जीवन बीमा प्रीमियम, कमा बच्चों की ट्यूशन फीस, है ना, और आदि में निवेश करने पर माफ कर दरों में छूट प्रदान की जाती है। अगला है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे? ये एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन पूछा जाए कि 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब वो? 15 मार्च 1950 को। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था, सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय था, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। और अब इस आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। कब से? 1 जनवरी 2015 से। कब? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, याद रखना है। जबकि योजना आयोग को ख़त्म कब किया गया? इसकी औपचारिक घोषणा तो 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार की थी कि अब हम इसके स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से ला रहे हैं, ठीक है। अब इस आयोग का नाम क्या है? नीति आयोग है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया 2004 से 2014 तक कह सकते हैं ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष रहे। वर्तमान में इस आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष तो कह सकते हैं साथियों देख लेना, शायद कह सकते हैं कौन? राजीव कुमार रहे हैं, ठीक है। अगला है, हाँ, तो सुमन बेरी हो जाएंगे साथी। कौन? सुमन बेरी, याद रखना कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी, सुमन बेरी। अगला है, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी? ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन सी कन्या भ्रूण हत्या के तहत केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 2008 में चलाई गई मुहिम कौन थी? बालिका संरक्षण अभियान, उन्नति, अंतर्राष्ट्रीय कन्या शिशु दिवस, बेटी बचाओ आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा बालिका संरक्षण अभियान। तो साथियों कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 2008 में चलाई गई योजना बालिका संरक्षण अभियान थी। 8 मार्च 2005 को महिला कैसे विकास एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा महिला बालिका संरक्षण योजना को शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करना और महिला उत्पीड़न के साथ ही महिलाओं में जागरूकता फैलाना था। तो ये तब चलाई गई थी साथियों। तो ये 2000 कह सकते हैं कि 8 में तो ये बालिका संरक्षण अभियान चला है, लेकिन कह सकते हैं 8 मार्च 2015 कब? 8 मार्च 2015 को महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा बालिका संरक्षण योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है, हाँ, जैसे ये पूछा जाए कि 2018 में SC/ST समुदायों के उद्यमियों की मदद के लिए कर्नाटक सरकार ने उन्नति योजना बनाई थी और अंतर्राष्ट्रीय कन्या शिशु दिवस 11 अक्टूबर को शुरू हुआ है। बालिकाओं को संरक्षण देने और सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के कह सकते हैं पानीपत से शुरू हुई थी। पानीपत 22 जनवरी 2015 मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ... हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नगद अंतरण योजना थी जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी टालना। इसके तहत कन्या के अभिभावकों को कन्या की आयु 18 वर्ष की होने पर सरकार की ओर से एक चुकता बॉन्ड दिया जाना था, बशर्ते वह उस वक्त अविवाहित हो। तो बेटी बचाओ या बेटी है असली बेटा या अपनी बेटी अपना धन। तो साथी इसका आंसर हो जाएगा अपनी बेटी अपना धन। इसके तहत तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 125वें जन्मोत्सव पर, ठीक है, बेटी के स्तर को परिवार और समाज में ऊंचा उठाने, लोगों के विचार में बदलाव लाने, जिसे बेटी को पराया धन न मानकर अपना धन माना जाएगा, बेटी को जन्म देने वाली मां को सम्मान देने, 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी टालने के उद्देश्य से हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा अपनी बेटी अपना धन योजना शुरू की गई थी। साथियों करंट के क्वेश्चन योजनाएं पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। इसको दिखाने का मेरा यही उद्देश्य है, इन क्वेश्चनों को कराने का, कि आपको समझ विकसित हो कि किस प्रकार के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें इस प्रकार या इस एग्ज़ाम में भी उसी प्रकार के क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। ठीक, ... वह सुविधाएं / लाभ हैं जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त
नकद अथवा सेवाओं के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुफ्त भोजन, गाड़ी और ड्राइवर, आधिकारिक कार्य हेतु लैपटॉप इत्यादि। तो भेंट, विकल्प, भत्ते, अनुलाभ, ये सब ऑप्शन है साथियों। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि किसी संस्था अथवा कंपनियों द्वारा, ठीक है, संस्था के कार्य निष्पादन के लिए कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त नगद अथवा सेवाओं के रूप में दी जाने वाली सुविधाएं अनुलाभ कहलाती हैं। जैसे मुफ्त भोजन, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर इत्यादि। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जो आज का हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? ठीक है, तो सस्ती मुद्रा नीति पूछा गया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीति, मुद्रण के लिए बनाई गई नीति, अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति, एक नीति जिसे अतिरिक्त धनोपार्जन की आपूर्ति के लिए बनाई गई नीति। तो इसका सस्ती मुद्रा नीति का मतलब हो जाएगा कि अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति कहलाएगी। ठीक है, तो साथियों जैसे हम यहाँ पे बताएं कि सस्ती मुद्रा नीति क्या है। केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर को घटा दिया जाता है, जिससे व्यापारिक बैंकों को सस्ती दर पर ऋण मिलता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंक भी कम दर पर ब्याज में ऋण उपलब्ध कराते हैं। सस्ती मुद्रा नीति के उद्देश्य पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना एवं निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में हमने आपको 40 क्वेश्चन कराए। फिर हम अभी हमारी 2 क्लास और इसी की आएंगी साथियों, इकोनॉमिक्स की। टोटल हम 124 क्वेश्चन कराएंगे, जिनमें हमने अभी आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं साथियों। तो कह सकते हैं जो भी हमारे साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे हों, तो हमारी कह सकते यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई साथियों, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है साथियों, उसमें एक एक टॉपिक वाइज क्लास दी गई है साथियों आपको। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप अपने कह सकते हैं जो भी एक रिवीजन भी कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हम एक और नई बेहतरीन क्लास में साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।